ओके, स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम लोग लास्ट लेक्चर में डिजीज यानी रोग को खत्म कर चुके थे। अब हम लोग अपने जूलॉजी के लास्ट पड़ाव पर हैं। हमने डिजीज पढ़ लिया, आज हम कुछ मेडिसिन पढ़ेंगे, उसके बाद हम फाइलम पढ़ लेंगे और हमारा जूलॉजी खत्म हो जाएगा। फिर हम बॉटनी की तरफ प्रोसीड करेंगे। ठीक है, ओके। तो शुरू करते हैं। आज हमें पढ़ना है मेडिसिन। क्या पढ़ना है? मेडिसिन। अब देखो, यहाँ हमें उन मेडिसिन के बारे में पढ़ना है जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पर डॉक्टर तो बनना नहीं है, यहाँ आपको कंपटीशन की तैयारी करना है। तो कंपटीशन के एग्जाम्स में जो टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है उनके बारे में हमें समझना है कि जैसे एंटीसेप्टिक क्या होता है, एंटीबायोटिक क्या होता है। आप कई बार न्यूज में सुनते होंगे, तो आपके करंट अफेयर्स में भी काम देगा। एंटीवायरल क्या होता है, एंटीपायरोटिक क्या होता है, एंटी फर्टिलिटी क्या होता है। तो इन सब चीजों के बारे में इनकी टर्मिनोलॉजी और दवाइयां कैसी होती हैं, क्या दिखती हैं, उनका क्या काम होता है, वो सब समझेंगे। मैं बता रहा हूं कि कोई भी दवाई अपने मन से नहीं लेना है। आपको कोई भी दिक्कत है, आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, वहां उन्हें दिखाएंगे और उनके अकॉर्डिंग आप दवा लेंगे। ये नहीं कि मैंने यहाँ पर आपको पढ़ा दिया और आपको लगा कि वाह 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 हम ही डॉक्टर बन जाए। देखो, भारत में लोग घरों में आधे डॉक्टर मिल जाते हैं, लेकिन वो खतरनाक हो सकता है। ठीक है, तो चलो हम मेडिसिन में पहले हम क्या क्या समझेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहले तो हम समझेंगे कि एंटीसेप्टिक क्या होता है। एंटीसेप्टिक। फिर हम समझेंगे एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक। फिर हम समझेंगे एंटीवायरल। एंटीवायरल। फिर हम समझेंगे एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक। फिर हम समझेंगे कि एंटी फर्टिलिटी। एंटी फर्टिलिटी। फिर हम समझेंगे एनेस्थेटिक। क्या समझेंगे? एनेस्थेटिक। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक ड्रग क्या होते हैं। उसके बाद हम समझ लेंगे कि हर्निया क्या होता है। हर्निया। और फिर लास्ट में हम जो पानी चढ़ाया जाता है ना, सलाइन चढ़ाया जाता है, तो टाइप्स ऑफ सलाइन के बारे में समझेंगे। सलाइन। सलाइन जो वेन्स में चढ़ाया जाता है हमें पानी, कमजोरी वगैरह हो जाने पर, तो कौन कौन से टाइप के सलाइन होते हैं हम उसके बारे में समझ लेंगे। तो हमें ये 8 चीजें समझनी है। कौन कौन सी? एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटीपायरेटिक, एंटी फर्टिलिटी, एनेस्थेटिक, हर्निया क्या होता है, और सलाइन कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, अब चलो देखो, हम एंटीसेप्टिक से शुरू करते हैं। तो देखो, एंटीसेप्टिक का मतलब होता है वो चीज जो हमारे शरीर में किसी बैक्टीरिया, किसी वायरस को एंट्री मारने से रोकता है। ध्यान से समझना है, एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक ये क्या करता है? किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी वायरस, किसी भी कृमि को हमारे शरीर में एंट्री मारने से पहले ही उसे मार देता है। ठीक है, उसे मार देता है। इसलिए हम क्या करते हैं, नहाते वक्त पानी में नहाते वक्त पानी में डिटॉल मिला लेते हैं। तो क्या डिटॉल हम पीते हैं जो हमारे शरीर के अंदर के बैक्टीरिया, किसी वायरस को मारेगा? नहीं, हमारे शरीर के ऊपर जो बैक्टीरिया होंगे, वायरस होंगे, उन्हें मार देगा। फिर कोरोना में हमने इस्तेमाल किया था सैनिटाइजर का। हमने किसका इस्तेमाल किया था? सैनिटाइजर का।
सैनिटाइजर क्या है, एक तरीके का एंटीसेप्टिक है। ये हमारे हाथों के ऊपर जो लगे रहते हैं वायरस, उनको मारने का काम करता है। हमारे घरों में हम जो हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, हल्दी यानी टर्मरिक, टर्मरिक, ठीक है, टर्मरिक। टर्मरिक क्या है, हल्दी क्या है, हल्दी एक तरीके का एक एंटीसेप्टिक है। अगर आप सब्जी काट रहे हैं और आपका हाथ कट गया है तो आप क्या लगा लेंगे, टर्मरिक लगा लेंगे। आप टर्मरिक लगा लेंगे तो आपका हाथ में जो इन्फेक्शन है वो फैलने से रुक जाएगा। उसी तरीके से जब आप दाढ़ी करते हैं तो दाढ़ी करते वक्त अगर कट जाता है तो आप फिटकरी का इस्तेमाल करें। इसका फिटकरी है ना, फिटकरी। फिटकरी भी क्या करता है, आप अगर हमारे आसपास हमको पता है कि बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, वो जो कटा हुआ पोर्शन उसके थ्रू कहीं अंदर न चले जाएं, इसके लिए हम फिटकरी को रगड़ लेते हैं। वो वहां पर एंटीसेप्टिक का काम करता है, उन्हें रोकने का, उन्हें मारने का काम करता है। ठीक है, तो जो एंटीसेप्टिक होते हैं उन्हें हम जो लिक्विड के फॉर्म में, क्रीम के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एंटीसेप्टिक का मतलब समझ में आ गया। ओके, ये क्या है, सैनिटाइजर, ये डेटॉल। ठीक है, उसका एग्जांपल याद रखना। उसके बाद हम आते हैं एंटीबायोटिक। दूसरा हमारा क्या है, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक देखो, अब अगर किसी भी वजह से जो बैक्टीरिया है, वायरस है, वो हमारे बॉडी के अंदर चला जाए, कहां, इनसाइड बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर चला जाए, तो अब उन्हें अंदर मारने के लिए जिन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें हम कहते हैं एंटीबायोटिक। तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, जैसे आपको बुखार हो गया, तो बुखार में देखेगा डॉक्टर वायरल फीवर है, तो आपको आपको आपकी टेम्परेचर को कम करने के साथ साथ एक एंटीबायोटिक्स भी देगा। क्योंकि ये एंटीबायोटिक क्या करेंगे, आपके शरीर के अंदर घुसे हुए जो वायरस हैं, जो बैक्टीरिया हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, कृमि हैं, उन्हें मार देता है। तो देखो, एंटीसेप्टिक शरीर के बाहर, आउटर साइड ऑफ द बॉडी, लेकिन एंटीबायोटिक इनसाइड ऑफ द बॉडी काम करता है। क्लियर। उसके बाद तीसरा हम देखते हैं एंटीवायरल। अब एंटीवायरल ये वायरसेस, खास तौर पर वायरस के लिए बनाया जाता है। एंटीवायरल खास तौर पर वायरस को मारने के लिए बनाया जाता है, जब ये वायरस हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, इसे इंजेक्शन या टैबलेट के फॉर्म में लिया जा सकता है। जैसे जब कोरोना हुआ था, कोरोना के टाइम में रेमडेसिविर का भी इस्तेमाल किया गया। उसके बाद जो है फेविपिराविर का भी इस्तेमाल किया गया। ठीक है, उसी तरीके से कोरोना से पहले फैले हुए थे इबोला वायरस। ठीक है, इबोला वायरस, तो उनमें भी रेमडेसिविर का इस्तेमाल किया जाता था। रेमडेसिविर एक्चुअली में इबोला वायरस के लिए ही बना हुआ है। ठीक है, इबोला वायरस के लिए ही बना हुआ है, लेकिन कोरोना जो एक सार्स कोव 2 फैमिली से बिलोंग करता है, सार्स कोव 2 एक फैमिली से बिलोंग करता है, तो इस पर भी रेमडेसिविर और फेविपिराविर, इन दोनों का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, इन दोनों का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद कोरोना का क्या बनाया गया, वैक्सीन बनाया गया। तो मैंने तो जब कल प्रीवियस लेक्चर में हमने वैक्सीन वगैरह क्या होता है, कैसे काम करता है, उसके बारे में भी बात कर ली थी। ठीक है, तो खास तौर पर वायरस को मारने के लिए जो दवाई बनाई जाती है उसे हम कहते हैं एंटीवायरल। एंटीवायरल, एंटीवायरल। ठीक है, ओके। उसके बाद जब हमें बुखार होता है तो बुखार में दिए जाने वाले दवाइयों को हम एंटी पायरेटिक कहते हैं। ये कई बार पूछता है एंटी पायरेटिक किसे कहते हैं। कौन सा नंबर हो जाएगा जी, ये चौथा ना, एंटी पायरेटिक। एंटी पायरेटिक याद रखना, बुखार में, फीवर। ठीक है, बुखार में दिए जाने वाली जो दवाइयां होती है, चाहे वो पैरासीटामोल हो, चाहे वो डोलो हो। छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें डोलो को लिक्विड फॉर्म में दिया जाता है, बड़े बच्चे होते हैं तो उन्हें टैबलेट फॉर्म में दिया जाता है। तो पैरासीटामोल से तो आप परिचित ही हैं, तो पैरासीटामोल हो गया, डोलो हो गया, इन सारी दवाइयों को एंटीपायरेटिक कहते हैं। याद रखना,
फीवर में दिए जाने वाले दवाइयों को हम एंटीपायरोटिक कहते हैं, एंटीपायरोटिक कहते हैं। उसके बाद आता है एंटी फर्टिलिटी। 5वां नंबर क्या हो जाएगा? एंटी फर्टिलिटी। अब देखो, फर्टिलिटी का मतलब होता है रिप्रोडक्शन से, यानी कि आप जब बच्चा पैदा करते हैं, जब आप गर्भ धारण करते हैं, महिलाएं गर्भ धारण करती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं फर्टिलिटी। ठीक है, तो एंटी फर्टिलिटी मतलब गर्भ धारण न करना। तो अब देखो, बच्चा पैदा करने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं वो महिलाएं, क्योंकि उन्हें ही बेबी को कैरी करना है। ठीक है, उन्हें ही 9 महीने तक अपने गर्भ में रखना है, 5 साल तक अपने पास रखना है, उनको देख रेख करनी है। तो अगर कोई महिला तैयार नहीं है बच्चों के लिए और वो इंटरकोर्स करती है, सेक्स करती है अपने पार्टनर के साथ, और उसे अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है, तब वो क्या उस बच्चे की केयर कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। अरे जो खुद बच्ची हो या खुद अपने आप को संभाल नहीं पा रही हो, एक दूसरे जान को क्या संभालेगी? दूसरे दूसरे आने वाले जीव को क्या संभालेगी? तो ऐसे में अगर महिलाएं, ये मोस्टली महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए, अगर वो मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर नहीं है किसी नन्हे नवजात को संभालने के लिए, तो उन्हें गर्भधारण नहीं करना चाहिए। और ऐसी सिचुएशन में बहुत सारी दवाइयां होती हैं जो अगर आपने इंटरकोर्स किया और आपको लगा कि नहीं, अब मेरे पीरियड्स मिसमैच हुए हैं और मुझे प्रेगनेंसी के आसार लग रहे हैं, तो आप उन दवाइयों को ले सकते हैं। बट याद रखिए, आप उन्हीं सिचुएशन में लें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें पहले कि क्या कॉम्प्लिकेशंस है, क्योंकि इन सब दवाइयों के कुछ न कुछ नेगेटिव साइड इफेक्ट भी होते हैं। हालांकि महिलाएं कॉपर टी का इस्तेमाल कर सकती हैं। मैंने रिप्रोडक्शन चैप्टर में कॉपर टी के बारे में अच्छे से डिटेल से बताया हुआ है कि कॉपर टी क्या होता है। उसके बाद बहुत सारी दवाइयां होती है, जैसे सहेली करके एक दवाई होती है, या फिर आई पिल के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, है ना। फिर एंटी प्रेगा किट वगैरह होता है, ओरल एल होता है, ओरल एल अगर आपने नाम सुना होगा तो ओ भी होता है ओरल एल, है ना, ओरल एल, या फिर यास्मीन करके, यास्मीन। ऐसे बहुत सारे मेडिसिन हैं जो आपको प्रेग्नेंट होने से बचाती हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, इन दवाइयों से बचने से बेहतर है कि आप कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल करें, कॉन्डोम वगैरह का इस्तेमाल करें, ताकि आपकी जो सेटिस्फेक्शन हो, आपको भी आपकी सेक्स की सेटिस्फेक्शन भी मिल जाए और आप प्रेग्नेंस होने से भी बच जाए। हालांकि जो कॉन्डोम वगैरह है वो भी 100% श्योर नहीं है, बट आपको 90%, 99% तो आपको श्योरिटी देते हैं, है ना। हाँ, तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। दवाइयों का कम से कम इस्तेमाल करें। बाकी प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें कौन से फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, जैसे अंजीर। अंजीर आपको नहीं खाने चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। उसके बाद पपाया, पपीता, पपीता पपीता आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अंजीर हो गया, पपीता हो गया, अनानास हो गया, अनानास हो गया, ये सारी चीजें अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आपके, अगर गर्भ धारण किए हुए हैं, आप प्रेग्नेंट है, तो आपकी मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी जो अंजीर हो गया, पपीता हो गया, अनानास हो गया, ये आपके बच्चे के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो गर्भ धारण यानी प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड में ये सारे फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। याद रखना, नहीं खाने चाहिए। ठीक है, तो एंटी फर्टिलिटी का मतलब समझ में आ गया कि जो आपको प्रेग्नेंट होने से रोके, प्रेग्नेंट होने से रोके। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग एनाल्जेसिक। अब देखो, एनाल्जेसिक जो दवाइयां होती हैं, 8वां नंबर हो जाएगा एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक जो दवाइयां होती हैं, ये हमें दर्द में राहत देने का काम करती है, पेन रिलीफ जिसे कहते हैं, पेन रिलीफ। अब ये जो दवाइयां मॉर्फिन, इसमें जो मॉर्फिन होता है, मॉर्फिन का इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। मॉर्फिन को जब
सैनिक बॉर्डर पर जाते हैं लड़ने के लिए, तो उन्हें मॉर्फिन के इंजेक्शन और टैबलेट दिए जाते हैं, क्योंकि उस वक्त हो सकता है कि किसी के हाथ में गोली लग जाए, किसी का पैर बम से उड़ जाए, तो ऐसे समय में डॉक्टर पे तहासा दर्द होता है, तो डॉक्टर उन्हें मॉर्फिन का इंजेक्शन दे करके उन्हें थोड़ी रिलीफ देता है। मॉर्फिन हो गए, ड्रग्स हो गए, हीरोइंस हो गए, जितने भी LSD वगैरह हो गए, जितनी भी नशीली दवाइयां होती हैं, वो सब बनाई जाती है ओपियम से। ओपियम उनका एक मेजर सोर्स होता है। ओपियम यानी अफीम। अफीम अफीम मैंने ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है कि अफगानिस्तान, उसके बाद ईरान, पाकिस्तान, ये वाले एरिया में अफीम की खेती बहुत बड़े पैमाने पर होती है। ठीक है, तो अफीम क्या होते हैं? प्राइम सोर्स होता है किसी भी एनाल्जेसिक ड्रग का, किसी भी एनाल्जेसिक ड्रग का। ठीक है, इन सब दवाइयों को नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर ही इनका इस्तेमाल करता है बहुत रेयर कंडीशन में, जैसे ऑपरेशन करना हो गया। ठीक है, ऑपरेशन करते टाइम हालांकि वो तो एनेस्थेसिया वगैरह देते हैं, उसको एनेस्थेटिक ड्रग कहते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे कि जब बहुत ज्यादा चोट लग गई हो, आप जिंदा हो, आपको अनकॉन्शियस नहीं किया गया है, उस वक्त आपको दर्द से रिलीफ देने के लिए मॉर्फिन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप को चिकनगुनिया हो गया, तो चिकनगुनिया में सारे मसल्स में पेन करता है, पूरा पेन उठता है, तो चिकनगुनिया में मसल्स पेन से राहत देने के लिए मॉर्फिन का इस्तेमाल करते हैं। एंटी थायराइड या अर्थराइटिस की अगर हम बात करें, जैसे अर्थराइटिस में पूरे हमारे जो ज्वाइंट्स होते हैं, ज्वाइंट्स में साइनोवियल लिक्विड खत्म हो जाने की वजह से कड़ कड़ की आवाज आती है, उठने बैठने में बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो डॉक्टर मॉर्फिन की दवा देता है जिससे आपको रिलीफ मिले। ठीक है, रिलीफ मिले। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, तो हो गया क्या, उसके बाद आता है एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक की अगर हम यहीं पर एनेस्थेटिक की बात कर लेते हैं। इधर एनेस्थेटिक कौन सा नंबर हो जाएगा? 7वां। एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक ड्रग। अब देखो, एनेस्थेटिक का मतलब होता है बेहोश करना, अनकॉन्शियसनेस। ठीक है, बेहोशी के लिए, बेहोशी। तो आपने मूवीज में कई बार देखा होगा कि डाकू गुंडा लोग अगर किसी को किडनैप करना रहता तो क्या यूज करते थे? क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म एक क्या है? एक एनेस्थेटिक ड्रग है। क्लोरोफॉर्म एक एनेस्थेटिक ड्रग है। उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CHCl3, CHCl3, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म। उसके बाद ऑपरेशन जब किया जाता है, चीड़ फाड़ की जाती है, तो वहां पर डॉक्टर ईथर का इस्तेमाल करता है। ईथर, ठीक है, ईथर, ईथर, ईथर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ईथर का इस्तेमाल करता है, ईथर का इस्तेमाल करता है। अब ये जो क्लोरोफॉर्म होता है ना, क्लोरोफॉर्म कई बार पूछ सकता है कि क्लोरोफॉर्म को किस बॉटल में रखा जाता है, ट्रांसपेरेंट या कलर बॉटल में? तो इसे कलर बॉटल में रखा जाता है। कलर क्यों? क्योंकि अगर इसे ट्रांसपेरेंट में रखा जाएगा तो अगर उस पे सूरज की रोशनी पड़ेगी तो ये सूरज की रोशनी के साथ रिएक्शन करके फॉस्फीन नामक गैस बनाता है। अगर ये रिएक्शन कर गया, रिएक्शन किसके साथ करेगा? सनरेज में, सनरेज में ये फॉस्फीन फॉस्फीन गैस बनाएगा और उड़ जाएगा। ठीक है, उड़ जाएगा। इसीलिए क्लोरोफॉर्म को कलरफुल बॉटल में रखा जाता है ताकि ये उड़े ना, ताकि ये उड़े ना। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? तो एनेस्थेटिक का मतलब क्या होता है? एनेस्थेटिक का मतलब बेहोश करने वाली दवाइयां, बेहोश करने वाली दवाइयां। अब यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ हर्निया किसे कहते हैं। लोगों को नॉर्मली क्या लगता है कि हर्निया हमारे अंडकोश में होता है, ऐसा लोगों को लगता है, लेकिन हर्निया का मतलब क्या होता है वो समझा देता हूँ आपको। हर्निया देखो, हमारे शरीर में कोई भी एक ऑर्गन अगर दूसरे ऑर्गन को तकलीफ देने लगे, जैसे मैं अमूमन एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, जैसे हमारा अंडकोश है। अब इस अंडकोश में जो हमारा टेस्टिकल है, एक टेस्टिकल अगर बढ़ जाए बहुत ज्यादा और ये दूसरे टेस्टिकल को क्या करने लगे? दबाने लगे, तो इसे हम कहेंगे हर्निया। उसी तरीके से हमारा अगर किडनी है, ठीक है, किडनी,
एक किडनी बढ़ के दूसरे किडनी को तंग करने लगे, दबाने लगे, तो उसे भी हम कहेंगे हर्निया। तो हर्निया इज नथिंग बट इंक्रीजिंग ऑफ एनी ऑर्गन साइज विच क्रिएट प्रॉब्लम फॉर दी अदर ऑर्गन्स। समझ में आ गया? कोई भी ऑर्गन जो साइज में बड़ा होने लगे या दूसरे ऑर्गन्स को तकलीफ देने लगे तो हम कहेंगे उसे हर्निया हो गया है। हर्निया मेल फीमेल किसी को भी हो सकता है। क्लियर हो गया? चलो, तो इतनी दवाइयों के बाद अब हम ये समझ लेते हैं कि हमें कौन से टाइप के जो पानी चढ़ाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम बीमार होते हैं, देखो ये बीमार लग रहे हैं भाई साहब, नहीं एकदम खुशी खुशी ब्लड दे रहे हैं, पानी चढ़ा रहे हैं। तो जब इंसान को डायरिया हो जाए, सोचो कि आपको डायरिया, मैंने बताया था कि डायरिया में मुंह से भी आपको उल्टी होती है, पिछवाड़े से भी संडास होना शुरू हो जाता है, पानी की लॉस इतना हो जाता है, पानी लॉस कि आदमी से चला नहीं जाता है। ऐसी सिचुएशन में उसे पानी चढ़ाना पड़ता है। पानी चढ़ाने को हम टेक्निकल टर्म में सलाइन कहते हैं। और वो जो सलाइन चढ़ाया जाता है वो हमारे वेन्स में चढ़ाया जाता है, वेन्स में, ठीक है, वेन्स में, ठीक है। न कि जब मैं ब्लड पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर में दो तरीके की नसें होती हैं। कौन कौन सी नसें होती हैं? एक तो धमनी, दूसरा सिरा। तो वेन्स मतलब सिरा और धमनी आर्टरी को कहते हैं। अब धमनी में ब्लड का प्रवाह बहुत अधिक तेज रहता है, इसके लिए उसमें हम पानी को नहीं चढ़ाते हैं। वेन्स में ब्लड का प्रवाह कम रहता है, इसलिए उसमें हम पानी को चढ़ाते हैं। तो वेन्स में, अलग अलग वेन्स में चढ़ाए जाने वाले पानी को हम कहते हैं इंटरवेन्स फ्लूइड। क्या कहते हैं? इंटरवेन्स फ्लूइड, ठीक है, इंटरवेन्स फ्लूइड, इंटरवेन फ्लूइड, इंटरवेन फ्लूइड, इंटरवेन फ्लूइड। अब देखो, अगर किसी को कमजोरी हो गई है, ठीक है, नॉर्मली पानी का लॉस हो गया है, तो उसे चढ़ाया जाता है डीएनएस, या इसको नॉर्मली हम एनएस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनएस। एनएस मतलब नॉर्मल सलाइन। क्या कहते हैं? नॉर्मल सलाइन, नॉर्मल सलाइन, नॉर्मल सलाइन। ये कुछ नहीं, गर्म किया हुआ भाप रहता है जो उसे पानी के फॉर्म में इकट्ठा कर लिया जाता है और उसमें NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, NaCl मतलब नमक की मात्रा उसमें मिला दी गई रहती है। क्यों? हमको पता है नमक, सोडियम होने से हमारे ब्रेन सिग्नल्स को हेल्प होती है। तो हमारा जब बॉडी में से पानी का लॉस होता है तो उसके साथ साथ सोडियम का भी लॉस हो जाता है। इसीलिए इसमें खाली पानी न चढ़ा करके उसमें थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड को मिला दिया जाता है, मतलब कि NaCl नमक को मिला दिया जाता है। और ये कौन सा पानी रहता है? वही पानी जो आप भाप बनाओ, भाप बना करके इकट्ठा कर लो, ठीक है, भाप बना करके इकट्ठा कर लो, बाकी सारे मिनरल्स उसमें से निकाल दो और इसमें थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड को मिक्स कर दो, तो इसे चढ़ा दिया जाता है। समझ में आया? ओके, तो NS, अगर NS लिखा रहेगा तो उसका मतलब क्या है? नॉर्मल सलाइन है, नॉर्मल सलाइन, नॉर्मल सलाइन। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इंसान को थोड़ी एनर्जी की भी जरूरत पड़ती है, तो एनर्जी के लिए उसे चढ़ाना पड़ता है ग्लूकोज की। और ग्लूकोज किसका फॉर्म है? कार्ब का, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है ग्लूकोज, सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज, ग्लूकोज। तब उस पर लिखा रहेगा D5 या D10। अब D का मतलब होता है डेक्सट्रोज। क्या होता है? डेक्सट्रोज। ओज लगा होता है, वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। और इसमें जो D5 और D10 लिखा है वो परसेंटेज को बताता है। D5 मतलब इस पानी में 5% ग्लूकोज है, D10 मतलब इस पानी में 10% ग्लूकोज है, 10% ग्लूकोज है। समझ में? तो जिसको थोड़ी सी एनर्जी की जरूरत रहती है उसे फिर चढ़ाया जाता है ये ग्लूकोज। तो देखो, पानी चढ़ाना, हर पानी को ग्लूकोज नहीं कहते हैं, ये नहीं कि उनको ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। अरे भाई, अगर NS लगाया है तो मतलब खाली पानी चढ़ाया जा रहा है, लेकिन D वाला है तब उनके अंदर ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है, ठीक है, ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। इतना क्लियर हुआ? ओके। अब क्या होता है, अगर इस ग्लूकोज वाले यानी डेक्सट्रोज और NS, नॉर्मल सलाइन, इन दोनों को मिक्स कर दिया जाता है,
तब बनता है आरएल। तब क्या बनता है? आरएल। इसे कहते हैं रिंगर नहीं, आरएल इसको नहीं कहते हैं। ये तो दूसरा हो गया, मैं शायद वो लगाना भूल गया क्या। अच्छा, यहाँ ये जो डीएनएस लिखा है ना, डीएनएस, इससे बनता है डीएनएस, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। मैं शायद ये गलत वो लग गया है, क्या कहते हैं, फोटो। देखो ये जो डीएनएस है ना, इसको कहते हैं डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। इसमें सोडियम क्लोराइड और ग्लूकोज दोनों रहेगा, लेकिन याद रखना यहाँ पर इसको डी काट दो और यहाँ ग्लूकोज काट दो, ठीक है, ग्लूकोज काट दो। जब उसमें से सिर्फ एनएस लिखा रहेगा, उस पर सिर्फ क्या लिखा रहेगा? एनएस, तो उसे हम कहेंगे नॉर्मल सलाइन, नॉर्मल सलाइन, नॉर्मल सलाइन। लेकिन इसी नॉर्मल सलाइन और डेक्सट्रोज को जब मिला दिया जाता है तब ये बन जाता है डीएनएस, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। इसमें आपको NaCl भी मिलेगा, इसमें आपको ग्लूकोज भी मिलेगा, ठीक है, NaCl भी मिलेगा और ग्लूकोज भी मिलेगा, ग्लूकोज भी मिलेगा। उसके बाद जब इंसान को बहुत ही कमजोरी हो जाती है, ये कब चढ़ाया जाएगा? जब इंसान को पानी के साथ साथ ग्लूकोज की भी अधिक मात्रा जरूरत होगी। तो पानी और ग्लूकोज, ठीक है, वाटर के साथ साथ ग्लूकोज की भी जरूरत रहेगी, तब डीएनएस चढ़ाया जाता है, डीएनएस। इससे भी हमको क्या मिलता है? इंसान को एनर्जी मिल जाती है। लेकिन जब इंसान बहुत ही कमजोर हो गया हो, समझ लो उसको एकदम कुपोषण वाली स्थिति हो गई है, तब उस सिचुएशन में उसे चढ़ाया जाता है आरएल। आरएल को कहते हैं रिंगर लैक्टेट, रिंगर लैक्टेट। ये वीकनेस की सिचुएशन में, वीकनेस, जब बहुत ही कमजोरी हो तब ऐसी सिचुएशन में आरएल चढ़ाया जाता है। समझ में आया? ऐसी सिचुएशन में क्या चढ़ाया जाता है? आरएल। और अच्छा एक चीज और बताऊं, ये जो नॉर्मल सलाइन होता है ना, नॉर्मल सलाइन, इसका इस्तेमाल जो डॉक्टर होते हैं वो आपके, अगर आपको कहीं कट वट गया है या आपको कहीं फोड़ा हुआ है, तो फोड़ा को धुलने के लिए भी डॉक्टर इसी एनएस का इस्तेमाल करता है। ये डीएनएस का नहीं, सिर्फ एनएस, नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल करता है। क्यों नॉर्मल पानी का इस्तेमाल क्यों नहीं करता? क्योंकि जो और पानी होते हैं, यहाँ अगर आप महाराष्ट्र में, मुंबई में है या कहीं और पर भी है, तो हो सकता है कि उसमें अलग अलग चीजें मिलकर हो, किसी में क्लोरीन मिलकर आया हो, ठीक है, किसी में क्लोरीन की मात्रा ज्यादा हो, किसी में और मिनरल्स मिले हो, तो वो आपके घाव को पका सकता है। लेकिन इसमें क्या रहता है? इसमें कोई भी मिनरल्स नहीं होते, बस खाली नमक रहता है, और नमक एक तरीके का एंटीसेप्टिक का भी काम करता है। तो इसीलिए डॉक्टर आपको नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल करता है आपके घाव वगैरह को धुलने के लिए, ठीक है। लेकिन जब इंसान का ऑपरेशन किया जाता है, ठीक है, ऑपरेशन के बाद ब्लड लॉस होता है, ब्लड लॉस की रिकवरी के लिए और उनको जो कमजोरी हो गई है उसकी रिकवरी के लिए डॉक्टर इस्तेमाल करता है मेट्रॉन का। मेट्रॉन का इस्तेमाल कब किया जाता है? ऑपरेशन के बाद या ऑपरेशन के समय में। ऑपरेशन के समय में जो पानी चढ़ाया जाता है वो क्या होता है? मेट्रॉन। वो मेट्रॉन होता है, मेट्रॉन होता है, ठीक है, ओके। उसके बाद एक और टाइप का लिक्विड होता है जो डॉक्टर बहुत कम प्रीफर करता है चढ़ाने के लिए, उसे हम कहते हैं हिमासेल। इसे डॉक्टर हमेशा अवॉइड करता है कि किसी भी इंसान को हिमासेल ना चढ़ाया जाए, क्योंकि यह बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है। इसको डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन में ही किसी इंसान को दिया जाता है, क्योंकि जब ये इंसान के शरीर में जाता है तो इंसान का शरीर में एकदम कपकपी आने लगती है, उसके हार्ट बीट बढ़ जाने की संभावना हो जाती है, ठीक है। तो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में दिया जाता है हिमासेल। समझ में आ गया? तो इतने टाइप के जो लिक्विड होते हैं हमारी बॉडी में चढ़ाए जाते हैं। मैं फिर से एक रिवाइज कर दूं। पहला ये एनएस, नॉर्मल सलाइन, जिसमें खाली नमक होता है। उसके बाद आएगा डेक्सट्रोज, जिसमें कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज होता है। फिर दोनों को मिला दिया जाए तो डीएनएस यानी NaCl के साथ साथ आपको ग्लूकोज मिल जाएगा। उसके बाद आप बहुत वीकनेस है तो रिंगर लैक्टेड, ऑपरेशन के बाद मेट्रॉन या ऑपरेशन के दौरान मेट्रॉन, और डॉक्टर अवॉइड करता है हिमासेल, ठीक है। तो आप अगर कहीं हॉस्पिटल में हैं, कोई आपके जान पहचान वाला भर्ती है, तो कोई भी डॉक्टर आपको चूरन नहीं दे सकता है, गोली नहीं दे सकता है कि हमने ये दवाई चलाई, ये बहुत महंगी है, ये बहुत महंगी है। आप उसको देख सकते हैं,
आप समझा सकते हैं या समझ सकते हैं कि अच्छा इन्हें क्या हुआ है और कौन सी तरीके का सलाइन इनको चढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं और बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।